अमर उजाला समाचार पेपर के पाठकों द्वारा संस्थान को कई वर्षों से सुझाव दिया जा रहा था कि अमर उजाला संस्थान अब आधुनिक दौर के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी कार्य करे। अमर उजाला टीम ने पाठकों के सुझाव को मानते हुए तय किया है कि अमर उजाला समाचार पेपर की 17वीं वर्षगांठ के सुअवसर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी अपना पहला समाचार जारी कर पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं कौशल्या ठाकुर अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहला समाचार पेश कर रही हूँ। 4 जून 2024 को देश के 18वीं लोकसभा चुनावों के परिणाम आए, जिसमें एनडीए को बहुमत हासिल हुआ। उसी 4 जून को नीट का परिणाम भी घोषित हुआ, लेकिन नीट का परिणाम आते ही देश भर में केंद्र की प्रधानमंत्री की गठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। नीट के परिणाम में पहली बार देखने को मिला कि 67 परीक्षार्थियों के 720 यानी 100% अंक हासिल करने का मामला विवादों में उलझ चुका है। देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा नीट की परीक्षा करवाने वाली एजेंसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि छात्रों को न्याय दिलाएंगे। यह जिक्र आज इसलिए किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय में भी विशेष विचारधारा के लोगों द्वारा कब्जा किया हुआ है। मंडी सरदार पटेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की नियुक्तियां भी पिछले 2 वर्षों से विवादों में घिर चुकी है। मामला न्यायालय तक भी पहुंच चुका है। आइए सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति ने अमर उजाला संपादक से क्या कुछ कहा, सुने पूरी इंटरव्यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अमर उजाला यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जब से आप यहाँ पे आए हुए मंडी वासियों को भी और पूरे प्रदेशवासियों को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बारे में कि उम्मीद है कि ये काफ़ी आगे तक ग्रो करेगा आपके नेतृत्व में, आपके इस पद में। तो हम आपसे डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या मास्टर प्लान है कि जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी रैंकिंग के मुताबिक हाई रैंकिंग लेवल पे कैसे ले जाएंगे, आपका क्या मास्टर प्लान है? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रैंकिंग अगर हम देखते हैं तो रैंकिंग में पूरी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रिसर्च दोनों का बहुत योगदान है। तो हमारा जो मास्टर प्लान है वो यही है कि हम अपने जो यहाँ एजुकेशन बच्चों को दे रहे हैं उसका लेवल इम्प्रूव करें और उसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करें, और दूसरी तरफ हमारी जो रिसर्च आउटपुट है उसको एनहांस किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो इन सब चीज़ों में जैसे अभी यूनिवर्सिटी के पास एक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से 20 करोड़ की ग्रांट मिली है, उसमें हम रिसर्च के इक्विपमेंट्स परचेज करके कंप्यूटर अच्छी क्वालिटी की खरीद के तो बच्चों को प्रोवाइड करेंगे और अच्छी रिसर्च फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। जी डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अच्छी क्वालिटी देने के लिए काम करेंगे। डॉक्टर साहब, एक बात और भी है, जैसे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जब मंडी में पहली बार खोला गया तो जब यहाँ पे नियुक्तियाँ हुई थी, नियुक्तियाँ जो शिक्षकों की नियुक्तियाँ काफ़ी विवादों में रही थी, भविष्य में जो ऐसी यूनिवर्सिटी में नियुक्तियाँ तो होगी, तो उसकी नियुक्तियों के जो फैकल्टी के लिए क्या आपके शिक्षा के जो गुणवत्ता है वो बेहतर बनाने के लिए ऐसे क्या कदम उठाएंगे? जो हम टीचर फैकल्टी हम रिक्रूट करते हैं उनकी क्वालिटी के ऊपर ही हमारी यूनिवर्सिटी की गुणवत्ता जो है वो उसकी परख होगी। तो हमें बिल्कुल नेशनल लेवल पे जो सबसे अच्छे लोग हैं उनको चयन करना होगा। उसके लिए जो हमारी इसकी सिलेक्शन कमेटी है उसमें अच्छे हाई क्वालिटी के जो प्रोफेसर्स हैं उनको इंक्लूड करके जब हम इंटरव्यू करेंगे तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी अच्छे नए फैकल्टी मेंबर्स को रिक्रूट कर पाएंगे, और उन सब की भी गुणवत्ता जो है उनका जो रिसर्च आउटपुट रहा है या उन्होंने पेटेंट किए हैं या कोई पढ़ाई की है वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो सिलेक्शन में देखे जाएंगे। जी, जैसे आपने कहा तो सिलेक्शन कमेटी जो आपकी होती है उस सिलेक्शन कमेटी में जो
पूर्व में जो हुआ है, जैसे कि विशेष एक विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को यहाँ पे रखा गया, उन्होंने एक परिवार के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया था, उन्हें नियुक्तियाँ भी दी गई है, बाद में वो विवादों में भी आया। क्या आगे भविष्य में इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाएगा? हाँ, मुझे पुराना तो कुछ ज़्यादा ज्ञात नहीं है कि क्या यहाँ हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आगे के लिए मुझे लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए, और उससे मुझे लगता है अगर हमारा फोकस क्वालिटी पे रहेगा तो अच्छी फैकल्टी ही हम रिक्रूट करेंगे, जिसमें मैंने जैसे कहा आपको कि पीएचडी गाइडेंस है और हमारी रिसर्च पब्लिकेशंस हैं अच्छे जर्नल्स में, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कोई पेटेंट किया है किसी ने और किस किस संस्थान से उनकी डिग्रीज हासिल की हैं, उन सब चीज़ों की गुणवत्ता को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम अच्छी फैकल्टी रिक्रूट कर पाएंगे। सर, ऐसा है जो प्रदेश सरकार और एसपीयू जो प्रशासन है आपका, प्रदेश सरकार के साथ आपका कैसा कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे आप कोऑर्डिनेशन, ताकि ये जो विश्वविद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये विकसित हो सके? अभी जो फर्स्ट लेवल पे ये है कि जितनी भी इस समय हमारे विश्वविद्यालय की प्रॉब्लम्स हैं, जी जी 1 महीने में मैंने करीब वो सारी नोट कर ली हैं, जी और अब मैं चाह रहा था कि मेरी मीटिंग हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन या हमारे जो ये सेक्रेटरी फाइनेंस इनके साथ हो जाए, उनको फिर सारी प्रॉब्लम्स को अप्राइज करके एक रोड मैप बने कि कैसे इन प्रॉब्लम को हम दूर कर सकते हैं और कैसे इसको हम एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, एक बात और, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से जो एक एजुकेशन के लिए जो कैलेंडर जारी किया जाता है, शेड्यूल जो तैयार किया जाता है बच्चों के पेपर्स के लिए, तो इस बार प्रदेश सरकार ने शायद आगामी वर्ष का भी कैलेंडर जारी कर दिया हुआ कि उसके ऊपर काम करें, तो कैसे कंडक्ट कर पाएंगे आप? अभी तक यहाँ पेपर डिले हो रहे हैं यूनिवर्सिटियों के, तो आगे वाले आने वाले जो साल का है वो कैसे करेंगे उसको? इस मुद्दे पे मेरी बात हुई है, तो हमारे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दी है कि हमें अपना शेड्यूल बिल्कुल बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ के साथ रखना है ताकि हमारे बच्चों को कोई डिसएडवांटेज ना हो। ये ज़रूर है कि हमारे पास इस टाइम नॉन टीचिंग की बहुत पोजीशन खाली हैं, जिसकी वजह से पर व्यक्ति जो है वो काम की अधिकता है, लेकिन मैंने कहा उसको भी आप देखते हुए किसी तरह से ऐसा करें कि हमारा जो शेड्यूल है वो डिले ना हो। तो मुझे ये पूरी आशा है कि नेक्स्ट ईयर में जब हमारे एग्ज़ाम आएंगे तो तब तक हम पूरा इसको शेड्यूल को मेंटेन कर लेंगे और बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, बच्चों की क्या यहाँ पे आती है कोई समस्या आती है एजुकेशन को लेकर? कोई समस्या आपके पास अभी तक कोई ऐसी पहुँची हुई है? कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, पर वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी के उसमें परव्यू में इतनी नहीं है। जैसे एक कोई इंस्टीट्यूट है ब्लूम, वहाँ से बच्चे आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी एडमिशन कोर्ट से हुई, हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो वो कोर्ट ने टेम्परेरी उनको कहा था कि आप एडमिट कर लें, और फिर वो इंस्टीट्यूट पर वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो यूनिवर्सिटी के उसमें परव्यू में इतनी नहीं है। जैसे एक कोई इंस्टीट्यूट है ब्लूम, वहाँ से बच्चे आते हैं, वो कहते हैं जी हमारी एडमिशन कोर्ट से हुई, हमारे एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, तो वो कोर्ट ने टेम्परेरी उनको कहा था कि आप एडमिट कर लें, और फिर वो इंस्टीट्यूट जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया, तो इस वजह से फिर उसकी एप्लीकेशन नहीं हो पाई। तो इससे वो बच्चे परेशान हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें कुछ संज्ञान लेके कोर्ट ही कोई डायरेक्शन दे तो बच्चों का भी भला हो जाए। विश्वविद्यालय में अभी वर्तमान में स्टाफ की कितनी कमी है जो बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हो रही है? अभी टीचिंग में करीब 39-40% फैकल्टी जो है वो रेगुलर है। तो आप देख सकते हैं कुछ डिपार्टमेंट विभाग ऐसे भी हैं जहाँ रेगुलर फैकल्टी नहीं है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो क्वालिटी के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर है कि हम रेगुलर टीचर बच्चों को दे पाएँ, और इसके स्टैंडर्ड हैं। जैसे कि आप ये देखें, जैसे आपने क्वालिटी की बात कही, तो NIRF एक रैंकिंग है जो कि हमारी अपने देश की है, इंडिया की है,
नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसमें सभी संस्थान IITs NITs भी compete करते हैं और सभी यूनिवर्सिटीज़ भी compete करती हैं। अभी हमारी यूनिवर्सिटी से क्योंकि दूसरा बैच पास हो रहा है, तो हम तीसरी जब बैच पास हो जाएगा तो हम उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मैंने अभी एक टीम गठित कर ली है, हम उन सब पैरामीटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अब हम अपना एक तैयार कर लें कि हमें अप्लाई करना है उसके लिए, है ना। तो उसमें ये सारी चीज़ें काउंट होंगी कि कितनी पोजीशंस हमारी खाली हैं। अगर ये जो पोजीशंस खाली हैं उससे हमारे जो रैंकिंग में मार्क्स हैं वो कम हो जाएंगे। सिमिलरली जो नॉन टीचिंग की पोजीशंस हैं, करीब मुझे लगता है 1% पोजीशंस अभी भरी हुई हैं, तो बाकी सारी खाली पड़ी हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट को हमें गो हेड देना चाहिए, ताकि हम फिर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएँ। अभी तक आपकी इनकी जब से आपने ज्वाइन किया पदभार संभाला हुआ, अभी तक आपका प्रदेश सरकार से कोई मीटिंग ऐसी, कोई सेक्रेटरी हेल्थ से या मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर से, कोई CM साहब से कोई हुई? मैंने समय मांगा है और फ़ोन पे मेरी बात हुई है, तो जैसे ही उनके पास समय होगा तो हम जाके उनसे पर बात करेंगे और उनको अपनी सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे अवगत कराएंगे। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ डॉक्टर ललित अवस्थी जी, BC सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अमर ज्वाला के साथ आज पहली बार विशेष वार्तालाप की है। उसके लिए इनका सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। स्वास्थ्य। मैं अमर ज्वाला की पूरी टीम को 17 वर्ष पूरे करने पर हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। और ये जो एक नई पहल ये अपने 17 वर्ष पूरे होने पे शुरू कर रहे हैं YouTube चैनल की, उसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और मैं आशा करूंगा कि वो जो आजकल के मुद्दे हैं, जैसे स्वास्थ्य, आपका सड़क, शिक्षा और अन्य बेरोजगारी, ऐसे जितने भी मुद्दे हैं उन सबको जैसे वो उठाते आए हैं अपनी अखबार के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी उठाएंगे। और मैं आशा करूंगा कि वो जैसे शुरू से निष्पक्ष रहे हैं, इस बार आगे भी निष्पक्ष होकर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अमर ज्वाला की पूरी टीम पर। और बहुत बहुत एक बार हार्दिक बधाई उनको 17 वर्ष पूरे करने पर। धन्यवाद। आज अमर ज्वाला अखबार के 17 वर्ष पूर्व होने पर मैं अमर ज्वाला परिवार को बधाई देता हूं और अमर ज्वाला परिवार से उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से 17 वर्ष इन्होंने समाज के हर वर्ग की आवाज़ उठाई है, भविष्य में जिस तरह से अमर ज्वाला डिजिटल चैनल के थ्रू YouTube पे जा रहे हैं, आज से इनकी लॉन्चिंग है, तो इसके लिए मैं इनको शुभ संदेश भी देता हूं और कामना भी करता हूं कि जिस तरह से अमर ज्वाला ने 17 वर्षों में निर्भरता से हर वर्ग की आवाज़ को उठाया है, निष्पक्षता से, और हर वर्ग की आवाज़ को बुलंद किया है, उसी तरह इस डिजिटल चैनल के माध्यम से भी हर वर्ग की आवाज़ को उठाएं और भविष्य में जिस तरह से अमर ज्वाला ने अपना नाम बनाया है, आगे भी भविष्य में इसी तरह से अमर ज्वाला समाज की भलाई के लिए काम करे, ऐसी हमारी कामना है।